राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक बात पूछता हूँ। अगर हरियाणा में अहिरवाल की 17 सीटें घटा दें और दिल्ली में बाहरी दिल्ली की 20 सीटें घटा दें तो क्या बीजेपी की सरकार बन सकती है? हरियाणा में अहिरवाल से बीजेपी को 17 विधानसभा की सीटें मिली हैं और दिल्ली में बाहरी दिल्ली से 20 के करीब विधानसभा की सीटें मिली हैं। हरियाणा में बीजेपी के पास 47 MLA हैं और दिल्ली में 48 हैं। मेरे ख्याल से शायद एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत बड़ा रोल है दिल्ली में बाहरी दिल्ली का और हरियाणा में अहिरवाल का। लेकिन अब असली बात आप समझिए। असली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बिहार के अंदर अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जाकर ये भाषण दिया है कि बिहार के जंगल राज को 100 साल तक भी लोग नहीं भूलेंगे। यानी कि बिहार में यादवों का जंगल राज। कुछ लोग मेरी बात से हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव ना लड़के जातियों के खिलाफ चुनाव लड़ती है और उन जातियों का ऐसा विद्रूप चेहरा जनता के सामने पेश करती है कि अगर इस जाति का नेतृत्व, इस जाति के लोग सत्ता में आए तो इस प्रदेश का विनाश हो जाएगा। ऐसा परसेप्शन उन्होंने बनाया है। जो प्राचीन काल की अगर मैं आपको बात बताऊं, पुराने समय में लोग यूनाइटेड होकर एक जगह पर क्यों बसते थे? हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक जाति का डोमेन होने का ये मतलब नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने रखती है। पुराने ज़माने में जब इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कानून नहीं था, राज नहीं था, छोटे छोटे रजवाड़े थे हमारे देश में, कोई यूनाइटेड पावर नहीं थी, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कोई ऐसी मजबूत सेना नहीं थी जो अगर कोई विदेशी हमलावर आए तो उससे प्रजा की रक्षा करे। उस समय पर कुछ जाति समूह के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे बसने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको ये भय रहता था कि कोई विदेशी हमलावर आएगा, हमारी धन संपत्ति को लूटेगा, हमारी स्त्रियों को लूट के ले जाएगा, और अक्सर ऐसा होता भी था। तो लोग, एक जाति के लोग एक ही जगह पर बसने की कोशिश करते थे। ऐसा बहुत से राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि किसी किसी राज्य में एक जाति का डोमिनेशन होता है, एक जाति बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे बस जाती है। इसका ये कारण नहीं था जो कारण आज दिखाया जा रहा है कि वो एक इलेक्ट्रोल ताकत बनने के लिए एक जगह पर बसे थे। उस समय के हालात ही ऐसे थे कि हमारे देश में विदेशी हमले बहुत होते थे। उस विदेशी हमलों से अपनी रक्षा खुद ही लोगों को करनी पड़ती थी। उसकी वजह से, जैसे हरियाणा के अंदर जाट बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, बिहार में यादव बहुत बड़ी जनसंख्या में बसे हुए हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी यादवों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी जातियाँ इकट्ठी एक ही जगह पर बसी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, गुजरात में पटेल और महाराष्ट्र में मराठा और आंध्र प्रदेश के अंदर कापू और कम्मा जाति। लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं थी जिस समय पर वो इस ढंग से अपनी डेमोग्राफी को बस रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा जब देश आज़ाद हो जाएगा और हमारे देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस चीज़ को हम वरदान समझ के कर रहे हैं, यानी एक जगह पर यूनाइटेड होकर बस रहे हैं, वो चीज़ डेमोक्रेसी में हमारे लिए अभिशाप साबित हो जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। इस समय देश के अंदर चुनावी लोकतंत्र के अंदर ये चीज़ करके दिखाई है। जो जाति जहाँ पर बहुसंख्यक होती है, बड़ी संख्या में बसी होती है, उसकी सारी चीज़ें ज़्यादा ही ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा होती है। क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो उनका नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व ज़्यादा ही दिखाया जाता है। क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो उनका राजनीति में भी ज़्यादा ही प्रेजेंटेशन दिखता है, और उसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अगर उस जाति के लोग अपनी प्रतिभा के कारण किसी क्षेत्र में आगे निकलते हैं तो उसको भी ऐसा दिखाया जाता है कि क्योंकि इनका शासन यहाँ पे ज़्यादा रहा है, इस जाति के यहाँ पे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस जाति को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और उसके रिफ्लेक्शन में उस राज्य की अन्य जातियों को उनके खिलाफ कर कर चुनाव जीता जाता है। अब मैं आपसे
तस्वीर का एक दूसरा रूप दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति काफ़ी हद तक उनकी सफल भी होती है। वो बिहार के यादवों को राक्षसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। हर चुनाव में जनता को डराते हैं कि बिहार में अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो वो काला दौर आ जाएगा, जिसको जंगल राज कहते थे लालू के समय में। लेकिन अगर आप बारीकी से चीज़ को देखें और परखें तो आज का जो बिहार है और लालू के टाइम का जो बिहार था उसमें आपको 1% का भी अंतर नज़र नहीं आएगा। लालू के टाइम में जितना पलायन बिहारियों का हुआ उससे दोगुना तिगुना पलायन नीतीश कुमार के राज में हुआ है। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पर इतने बिहारी मिलेंगे कि वहाँ पूरी डेमोग्राफी बदल गई है देश की। तो ये पलायन नीतीश कुमार के टाइम में 4 गुना बढ़ा है लालू के टाइम। कानून व्यवस्था की स्थिति उस टाइम से भी खराब है, लेकिन उस टाइम जो घटना होती थी उसको पहले पेज पे मीडिया छापता था, आज आखिरी पेज पर छापता है। बिहार के अंदर ना कोई इंडस्ट्री लगी, कहते हैं वहाँ पे 40 लाख बीघा ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जिसमें खेती भी नहीं होती। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग रही कि वहाँ पर ज़मीन नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार के अंदर जो यादव हैं उनका राक्षसी रूप जनता को दिखाया जाता है, लेकिन हरियाणा के यादवों को भारतीय जनता पार्टी हीलिंग टच देती है। हीलिंग टच एक इंग्लिश का शब्द है जिसको हिंदी में कहते स्नेह भरा स्पर्श और देसी भाषा में कहते पपोड़ना। यानी कि जो मज़ा हरियाणा के यादव हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लेते हैं, जिस ढंग से अहिरवाल की जनता को कन्वेंस किया जाता है भाजपा के द्वारा कि देखो हमने पिछले 3 चुनाव से जाटों को सत्ता में आने से रोक रखा है और उसकी वजह से आपके क्षेत्र का हम विकास कर रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर ये बात सच होती तो पिछले जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर 2014 तक अधिकतर मुख्यमंत्री जाट ही बने हरियाणा में। उस हिसाब से तो अहिरवाल के अंदर कोई नौकरी नहीं होती, सारी नौकरियां तो जाटों के ही पास होती। लेकिन ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है और उनके इस ट्रैप में लोग फंसते हैं। तो हरियाणा के यादव बहुत अच्छे हैं जो अहिरवाल से हर चुनाव में इनको 16-17 सीटें जितवा कर सरकार बनवा देते हैं। लेकिन बिहार के यादव दुष्ट हैं, राक्षस हैं। ये चीज़ यादव समाज सोचता है कि हमको बिहार के यादवों से क्या लेना देना। लेकिन आज जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो अगर आप कहीं विदेश में जाएंगे और यहाँ पर अपनी यादव आइडेंटिटी को सामने रखेंगे तो लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप बिहार के यादव हैं, यूपी के यादव हैं या हरियाणा के यादव हैं। आपके बारे में ये परसेप्शन बनेगा कि आप जंगल राज वाले यादव हैं। ऐसे ही दिल्ली के जो जाट हैं वो इतने ज़्यादा संगी हो चुके हैं कि उनको अपने हरियाणा के जाटों के भाइयों के अपमान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी चुनाव में आप देखिए जो केजरीवाल कभी दिल्ली में 67 और 62 सीटें लेकर जीतता था, आज वो 22 सीटों पर सिमट गया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाहरी दिल्ली के अंदर 20 सीटें भाजपा को मिल गई। 1 दर्जन तो जाट एमएलए जीतते हैं बाहरी दिल्ली से, लेकिन दिल्ली तो 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और हरियाणा के अंदर भाजपा ने 35-1 किया, खूब जम के किया। 2014 से लगातार कर रही है। जितनी आबादी दिल्ली में जाटों की उसके हिसाब से दिल्ली में जाटों को 1 दर्जन टिकट दिए सारे जीत गए। और हरियाणा में कितनी आबादी है, मेरे ख्याल से दिल्ली से तो 10 गुना ज़्यादा आबादी है हरियाणा में जाटों की। तो जितने टिकट दिल्ली में दिए थे उतने ही हरियाणा में दिए थे जानबूझकर 35-1 करने के लिए। उसके बावजूद भी हरियाणा के जाटों को एक मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है कि अगर ये सत्ता में आए तो हर चीज़ को खा जाएंगे। और दिल्ली के जाटों को भाजपा हीलिंग टच देती है, स्नेह भरा स्पर्श देती है, देसी भाषा में कहें तो पपोड़ के उनका वोट लेती है। उनके सामने परवेश वर्मा का चेहरा रखकर उनका वोट लिया और बाद में जो किया वो सब आपने देखा। तो कभी भी किसी भी बात को जांचें परखें, उसके बाद ही अपना दिमाग उस पर लगाएं, फिर कोई फैसला लें। जो नौकरियों की बात की जाती है वो नौकरियों की बात पूरी तरीके से सच नहीं है।
आदमी अपनी प्रतिभा से भी नौकरी हासिल करता है। और हरियाणा के अंदर तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स कोटे से लोग भर्ती होते हैं उनको भी ऐसे दिखा दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री की विशेष कृपा से भर्ती हुए लोग हैं। और क्योंकि हरियाणा के अंदर जाटों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा है, जिस चीज़ को ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पर हर चीज़ ज़्यादा ही ज़्यादा है, दूसरी जातियों में गुस्सा पैदा करने के लिए। तो राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति करनी चाहिए विचारधारा के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ। लेकिन आज जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे देश में, पहले एक धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता था, अब राज्यों में जातियों के खिलाफ राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जो बहुत ही गलत परंपरा है। तथा इससे देश में आगे चल के हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि धर्म के अंदर ही जातियों का टकराव होगा, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो भाइयों यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।